Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Yas Agrawal and we will study here BSc first year physics. तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम समझने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट को। सबसे पहले यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया है एक बीम। बीम आप जानते होंगे ये खंबे की तरह होता है, स्टील या किसी मेटल का बना हुआ। तो यहाँ पे एक बीम है, हमने जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंसीडर कर लिया है। तो हम देखें कि अगर ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड हो जाए, किसी भी तरीके से प्रैक्टिकली, या तो अपने ही वजन के कारण ये बेंड हो जाए या किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किसी कोई यहाँ पे हमने वेट रख दिया और ये बीम इस तरीके से बेंड हो जाए, तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया एक न्यूट्रल लाइन। मीन्स ये इस बीम के बीच में जो एक लाइन होती है, एक बिल्कुल मिडल में होती है। बेंड होने के बाद इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल लाइन बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी न्यूट्रल लाइन है। तो न्यूट्रल लाइन के ऊपर और नीचे जितनी भी लाइनें हमें अगर खींचें तो उन सब में कुछ ना कुछ, उन सब की लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। मीन्स जब ये बेंड होती है तो इस पर एक फोर्स, मीन्स इसके जो न्यूट्रल लाइन के नीचे वाली जितनी भी लाइंस हैं उन पर एक एक्सपेंशन वाला, मीन्स उसमें उन पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वजह से ये जो नीचे वाली लाइन होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं, और जो उसके ऊपर न्यूट्रल लाइन के ऊपर जितनी भी अगर लाइन हम कंसीडर करें तो वो सब हमारी कंप्रेस होने लगती हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा, यहाँ पे अगर हम कोई लाइन कंसीडर करें तो उसकी लेंथ कम होती हुई दिखाई दे रही है, और जबकि जो नीचे वाली लाइन है वो हमें एक्सपेंड होती हुई, उसकी लेंथ कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमको। तो यदि हम इस बीम को अभी इस सिचुएशन में एक आर्क की तरह, एक सर्कल की आर्क की तरह कंसीडर करें, और इस सर्कुलर आर्क का हमने एक सेंटर कंसीडर कर लिया पॉइंट ओ पर। जो पॉइंट ओ है वो इस एक सर्कल की इस आर्क का एक सेंटर है, मीन्स सर्कल का एक सेंटर है। तो इससे हमने दो स्ट्रेट लाइन खींची न्यूट्रल लाइन पर कुछ इस तरीके से। तो यदि हम कंसीडर करें मीन्स एक्स वाई, और जो नीचे मिडिल लाइन की, जो न्यूट्रल लाइन की नीचे एक लाइन कंसीडर की, उस लाइन पे जहाँ पे ये जो हमारी सेंटर से जा रही स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे हमने नाम दे दिए पॉइंट्स को एक्स डैश वाई डैश। तो यदि हम बिफोर बेंडिंग देखें तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि हमारा जो एक्स डैश वाई डैश है वो एक्स वाई के जस्ट नीचे ही है। तो इन दोनों की जो बेंड होने से पहले, बीम के बेंड होने से पहले जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, मीन्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश बिफोर बेंडिंग। बट बेंड होने के बाद जो एक्स डैश वाई डैश की जो लेंथ होगी वो एक्स वाई से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। एक्स वाई तो ज्यों की त्यों ही रहेगी, क्योंकि वो न्यूट्रल लाइन है। न्यूट्रल लाइन पर जो एक्स वाई है वो न्यूट्रल लाइन पर है, इसलिए उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, और जो एक्स डैश वाई डैश है उसकी लेंथ में कुछ एक्सपेंशन होगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने देखा एक्स वाई इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश। अब हमने कंसीडर कर लिया कि जो ओ से एक्स तक की डिस्टेंस है, मीन्स ये इसको हमने एक सर्कुलर आर की तरह कंसीडर किया, तो ओ से आर तक की डिस्टेंस आर यानी कि सर्कल की रेडियस, और इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एंगल है वो हमने कंसीडर कर लिया थीटा है। तो जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू होगी, मीन्स ये जो एक्स वाई हमारी आर्क है, तो हम जानते हैं आर्क का फॉर्मूला होता है आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो यहाँ पे आर्क हमारी एक्स वाई है,
एक्स वाई हमारी आर्क है और यहाँ पर आर हमारा रेडियस होगी और थीटा हमारा एंगल है। तो एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू थीटा हम लिख सकते हैं। चूँकि बेंड होने से पहले एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश इक्वल थी, तो एक्स वाई इक्वल टू आर थीटा इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश भी लिख सकते हैं। और बेंड होने के बाद हमने माना कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये जो डिस्टेंस होगी ओ एक्स डैश वो हो जाएगी आर प्लस एक्स, मीन्स ये जो छोटी सी डिस्टेंस है ये भी एक्स होगी। तो हमारी जो ओ एक्स डैश होगी वो होगी डिस्टेंस होगी आर प्लस एक्स। तो एक्स डैश वाई डैश की जो लेंथ होगी एक्सपेंड होने के बाद वो होगी आर प्लस एक्स इंटू थीटा, एंगल थीटा ही है बट यहाँ पे लेंथ में कुछ एक्सपेंशन होगा आर प्लस एक्स थीटा। सो चेंज इन लेंथ, अब जो एक्स डैश वाई डैश की लेंथ में जो चेंज आया बेंड होने के बाद वो क्या होगा, आफ्टर बेंडिंग माइनस बिफोर बेंडिंग। तो आफ्टर बेंडिंग एक्स डैश वाई डैश माइनस एक्स वाई, आफ्टर बेंडिंग आर प्लस एक्स थीटा हमने निकाला और बिफोर बेंडिंग थी जो लेंथ थी वो एक्स वाई के इक्वल थी तो आर थीटा थी, आर प्लस एक्स थीटा माइनस आर थीटा। यहाँ थीटा को अंदर मल्टीपल करेंगे, आर थीटा प्लस एक्स थीटा माइनस आर थीटा से आर थीटा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स थीटा। यानी कि जो चेंज इन लेंथ हुआ एक्स डैश वाई डैश का बेंड होने के बाद वो हुआ एक्स थीटा। तो अब यहाँ पे हम देखें तो जो चेंज हो रहा है वो लेंथ में हो रहा है, तो हमें जो स्ट्रेन मिलेगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हम फॉर्मूला जानते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स थीटा निकाला है अपने, और आर थीटा हमारी पहले से जो डिस्टेंस थी वो एक्स डैश वाई डैश की एक्स वाई के बराबर थी, यानी कि जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी वो आर थीटा थी। तो एक्स थीटा अपॉन आर थीटा, यहाँ पे थीटा कैंसिल आउट होगी और इक्वल आएगा एक्स अपॉन आर। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो कि हम निकालेंगे यहाँ पर यंग मॉडुलस के फॉर्मूले से। यंग मॉडुलस का आप फॉर्मूले जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम इस साइड लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यंग मॉडुलस से। तो यंग मॉडुलस को y से डिनोट करते हैं, y और x अपॉन आर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पर अभी निकाला हुआ है। तो हमारा जो स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा वो होगा y इंटू एक्स अपॉन आर। अब यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे बेंडिंग यही बीम को इस दूसरे डायग्राम में एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है कि यहाँ पे यदि हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लें, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है हमारा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसीडर किया। तो इस एरिया में हम देखिए ये हमारी जो मिडल में है, इस एरिया को हमने यहाँ पे एक अलग से बना लिया है आपको समझाने के लिए कि जो मिडल लाइन है ये हमारी न्यूट्रल लाइन है और ये हमारी नीचे जो है ये हमारी दूसरी लाइन है जो पहले से हम रेड वाली लाइन थी वही है। तो इस रेड वाली लाइन पे यदि हमें कंसीडर करें कि स्मॉल एरिया डी ए, तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। मीन्स जब हम इस बीम पर कोई फोर्स लगेगा तो इस जो नीचे मिडिल लाइन के मीन्स न्यूट्रल लाइन के जो नीचे जितनी भी लाइंस होंगी उन पर जो फोर्स लगेगा वो आउटसाइड की डायरेक्शन में लगेगा, मीन्स एक्सपेंड हो रहा है। तो इससे जाहिर है कि जो फोर्स है वो एक्सटर्नल आउटसाइड डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स इस तरीके से कुछ ये जो लाइन बनी हुई है एक्सटर्नल फोर्स। और यदि हम वहीं कंसीडर करें एक लाइन यदि न्यूट्रल लाइन के ऊपर, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो इनसाइड की डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है। तो इससे जाहिर होता है कि जो फोर्स है वो इनसाइड, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है। तो यहाँ पे आपको एक कपल ऑफ फोर्स दिखाई दे रहा है, एक फोर्स इनसाइड की तरफ और एक फोर्स आउटसाइड की डायरेक्शन में। तो पहले हम ये जो पॉइंट जो हमने स्मॉल एरिया कंसीडर किया है डी ए, इस पर हम यदि हम कंसीडर करें एक फोर्स, इस पर फोर्स कंसीडर करें कि इसमें कितना फोर्स लगा है, तो हमने फोर्स कंसीडर किया डी एफ, मीन्स फोर्स ऑन डी ए हमने कंसीडर किया डी एफ फोर्स लग रहा है डी ए स्मॉल एरिया पर। तो वो होगा स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस इक्विवेलेंट होता है प्रेशर के, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पे स्ट्रेस प्रेशर के इक्विवेलेंट है। तो स्ट्रेस हमने निकाला हुआ है वाई एक्स अपॉन आर और एरिया हमारा डी ए है यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है हमने। तो हमारा जो फोर्स आएगा वो इस तरीके से आएगा। अब चूंकि हमने देखा कि यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ फोर्स मिल रहा है हमें, एक फोर्स इंटरनल मीन्स न्यूट्रल लाइन के ऊपर जो
किसी लाइन पर अगर फोर्स लगाया जाए तो इंटरनली फोर्स वर्क कर रहा है, एंड यदि हम न्यूट्रल लाइन के नीचे अगर उसी लाइन पर फोर्स देखें तो वो एक्सटर्नली आउटसाइड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल एक्सिस। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि इस लाइन के लिए जो हमारी न्यूट्रल लाइन के नीचे है, उसके लिए जो नेचुरल एक्सिस का काम हमारी न्यूट्रल एक्सिस ही कर, न्यूट्रल जो लाइन है वो वही हमारी नेचुरल एक्सिस की तरह एक्ट कर रही है इस केस में। और न्यूट्रल लाइन से हमारी जो डिस्टेंस है इस लाइन की, ये जो रेड लाइन है, इस लाइन की न्यूट्रल लाइन से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डी एफ है। तो डी एफ इंटू एक्स, यहाँ पर हमने डी एफ की वैल्यू निकाली वाई एक्स अपॉन आर इंटू डी ए। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वाई एक्स स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी ए। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। अब चूंकि ऐसे कई सारे स्मॉल एरिया होंगे यहाँ पर इस रेड लाइन पर, जो हमारी न्यूट्रल लाइन के नीचे जो लाइन है, अगर इसमें हम देखें तो कई सारे एरिया होंगे ऐसे स्मॉल, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो ऐसे कई सारे मोमेंट ऑफ फोर्स का समीशन होगा, मीन्स सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर अपॉन आर डी ए। अब ये जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स है यही कहलाता है हमारा बेंडिंग मोमेंट। किसी बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वह वही यही टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। चूँकि यहाँ पे वाई, यंग मॉडुलस और रेडियस ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो हम इसको बाहर ले लेंगे समीशन के, और ये जो हमारा बचेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डी ए। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर डी ए है ये इक्वल होता है टोटल एरिया इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन के। और हमारा चूँकि टोटल एरिया है स्मॉल ए और रेडियस ऑफ गायरेशन को हम के से डिनोट करते हैं तो ए के स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डी ए को हम लिख सकते हैं ए के स्क्वायर। सो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा हमारा वाई अपॉन आर ए के स्क्वायर। पर यहाँ पे एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि जो ए के स्क्वायर है यहाँ पर टोटल एरिया इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ये होगा हमारा ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मीन्स यदि आप इसको गौर से देखें तो आपको 12th मीन्स माफ कीजिएगा 11th का पढ़ा हुआ याद आएगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ हमने एक रिलेशन निकाला था। तो ए के स्क्वायर इक्वल टू आई जी, चूँकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा क्योंकि हम एक बीम के लिए बात कर रहे हैं, तो ए के स्क्वायर इक्वल टू आई जी जो कि जो है ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू वाई अपॉन आर आई जी। तो यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी वाई आई जी है वो हमारी कहलाती है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। मीन्स हम कह सकते हैं कि द बेंडिंग मोमेंट फॉर यूनिट रेडियस, मीन्स जब आर की वैल्यू यूनिट हो यानी 1 हो तो वो जो क्वांटिटी आएगी उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। मीन्स द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर यूनिट रेडियस इज कॉल्ड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले की भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।